गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर से न्यू रसगुल्लो। और कल हम WBC की वार्ता कर रहे थे अपनी NCERT की क्लास में, तो इसी में हम आगे चलते हैं। और इस आगे की श्रृंखला में कुछ हमें लिखवाना था जो हम छोड़ गए थे, तो आप लिख लीजिए। हमने कल बताया था WBC होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कणिका युक्त, एक कणिका रहित। कणिका युक्त का भी बताया था, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और फिर लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट और तुम्हारी कौन सी थी, एक मोनोसाइट थी। ठीक है, चलिए। जो संख्या में सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा संख्या जिनकी होती है वो होते हैं न्यूट्रोफिल। क्या होती है? न्यूट्रोफिल होते हैं। और सबसे कम कौन होती है? बेसोफिल। क्या होती है? बेसोफिल सबसे कम होती है। तो अगर पूछेगा कि सर्वाधिक WBC कौन सी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स। संख्या में, क्वांटिटी, गिनती में समझ रहे हैं? आकार में नहीं, गिनती में। 50 को 100। जैसे घास कितनी ज़्यादा होती है, जैसे अब अपने आसपास देखेंगे तो पता चला बड़े बड़े वृक्ष 1 2 4 10 होंगे और घास लाखों की संख्या होंगी। ऐसी संख्या में सर्वाधिक WBC कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। सबसे कम कौन सी होती है? बेसोफिल्स होती है। क्या होती है? बेसोफिल्स। क्योंकि बेसोफिल्स में आपको कल पढ़ाया था एलर्जन तत्व आएगा तो एलर्जी जैसे चीज़ें हो जाएंगी। तो संख्या में सबसे कम या न्यूनतम कौन होता है? बेसोफिल्स होता है। आगे देखते हैं। आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो मोनोसाइट होती है। कौन होती है? साइट, टा कर लेना है यहाँ, मोनोसाइट होती है। तो आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट। कल भी लिखवाया था। और आकार में सबसे छोटी WBC कौन होती है? WBC का मतलब क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पस, लिम्फोसाइट। क्या होती है? लिम्फोसाइट। आज के एक मोटिवेशन कोर्स सुनिए। आप देखते हैं नदी जो होती है बालू लाती हैं अपने साथ में। ये बालू आती कहाँ से है? वो पत्थर के कटाव से आती है। तो आपको क्या लगता है पानी के बहाव में इतनी ताकत है कि पत्थर को काट दे? नहीं, ताकत नहीं है। उसके जीवन में एक निरंतरता है, वो निरंतर बहती रहती है तो पत्थर कट जाता है। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, करत करत अभ्यास कर, जड़मत होत सुजान, रस्सी आपत जानिए, शिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास कर, अभ्यास करते 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 जड़मत होत सुजान, जड़मुद्धि है जिसको कुछ नहीं आता वो भी अच्छा हो जाता है। रस्सी आवत जानिए, सिल पर परत निशान। आपने देखा होगा जैसे कुआं वगैरह होता है, कुआं जानते हो? कुआं से पानी आनी निकाला होगा, संभवतः निकाला होगा क्योंकि पहले हैंडपम्प नहीं होते थे। कुआं से पानी निकाला तो रस्सी बांध के कुआं में डाली जाती थी, बाल्टी वगैरह पे बांध के पानी निकाला जाता था। तो जब कुआं वगैरह से पानी निकाला जाता था तो जो पत्थर के लगी होती थी जिस पे हम रस्सी खींचते थे, उस पर सिल, निशान पड़ जाता था। क्या पड़ जाता था? निशान। क्यों? क्योंकि वो रोज़ अभ्यास करते थे। इसी प्रकार से आपको पढ़ाई में अगर आप अभ्यास करेंगे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला है आप टॉपिक WBC के बाद रुधिर प्लेटलेट्स। हेडिंग लगाइए, बीच पेज में बड़े बड़े अक्षर में लिखिए रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। इसी को कहते हैं रक्त बिम्बाणु, रक्त बिम्बाणु, या इसी को कहते हैं रुधिर बिम्बाणु। तो रुधिर प्लेटलेट्स पढ़ना है। इसका अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो आप लिख लेंगे अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट। अच्छा गुरु जी, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी WBC है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में नहीं होता, कहीं और होता है? कहाँ होता है और वो कौन सी है? इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए सभी बच्चों का। निर्माण इसका कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आकार इसका कैसा होता है? डिस्क या प्लेट की तरह। फोर्ट नहीं, प्लेट लिखो। डिस्क या प्लेट की तरह। आकार कैसा होता है? डिस्क या प्लेट की तरह। तस्तरी देखिए है कि नहीं? अरे तस्तरी, प्लेट जिसमें नमकीन बिस्कुट रख के खा लेते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका रंग कैसा होता है? मटमैला पीला या बैगनी। ये होता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। अगर 100 प्लेटलेट्स देखी गई हैं तो 95 में ये रंग देखे गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट रंग नहीं है। कभी कभी नहीं, बिना रंग के ही दिख जाते हैं। तो आप कह नहीं सकते। अगर आपसे पूछा जाए क्यों रंग होता है तो आप कह सकते हैं भाई स्पष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब देखा गया है, अधिकतम समय जब देखा गया है तो मटमैला पीला या बैगनी कलर दिखा है। आगे है इसका जीवन काल कितना होता है? तो जितना जीवन काल WBC का होता है उतना ही जीवन काल इसका होता है, 7 से 10 दिन। क्योंकि RBC का जीवन काल हमने पूछा था, तो RBC का जीवन काल आपको बताया था कि RBC का जीवन काल बच्चा 3 से 4 महीने या 120 दिन के लगभग होता है। कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। अब आपको याद आ रहा होगा रक्त का थक्का तो गुरुजी और पढ़े थे, तो आप बता दीजिए रक्त का थक्का कौन से विटामिन के कारण जमता है? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है? आगे देखते हैं अगला। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 3 से 5 लाख पर mm क्यूब। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाती है? RBC। 45 से
50 लाख पर mm³। सबसे कम कौन होती है? तो WBC 4000 से 9000 पर mm³। दूसरे नंबर पर कौन आती है? 3 से 5 लाख पर mm³ प्लेटलेट्स, रुधिर बिंबाणु। ठीक है, इसमें केंद्रक की स्थिति नहीं पाया जाता, मतलब रुधिर प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। गुरुजी केंद्रक नहीं होता है, तो केंद्रक तो RBC में भी नहीं होता था। बिल्कुल सही है, RBC में। लेकिन RBC में अपवाद था कि 2 जगह केंद्रक पाया जाता था। किस किस में केंद्रक पाया जाता था, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें क्लास खत्म होने के बाद। 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों के उत्तर लिखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें क्या होती है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और अगर हमने याद हो, कोशिका का एक लेक्चर डाला था, अभी कोशिका पढ़ाएंगे, जब आपका इस मानव शारीरिक विज्ञान खत्म हो जाएगा तो कोशिका और तक पढ़ाएंगे। तो उसमें याद हो, हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो शरीर का पावर हाउस होती है, गृह शक्ति ऑफ हाउस होती है। तो ये जो चीज़ें हम बोलते हैं ना, इनको स्टार बना के लिख लिया करो कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का पावर ग्रह होती है, ऊर्जा ग्रह। और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है DNA। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली रुधिर प्लेटलेट्स में DNA भी होता है। आगे इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। तो तीनों की मृत्यु कहाँ होती है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स की प्लीहा में ही होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में ही होती है। आगे चलें गुरुजी। अब क्या है, जब हमारा WBC वो प्लेटलेट्स में दिक्कत होगी तो डेंगू होगा, चिकनगुनिया, जीका। डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जैसी जब बीमारियां होती हैं तो आपने देसी भाषा में कहना होगा उसके ब्लड काउंट या प्लेटें कम हो गई, प्लेट्स कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में लोग बकरी का दूध है, पपीते के पत्ते खाना इत्यादि प्रेफर करते हैं। हालांकि उन खाने से और भी बीमारी बढ़ जाती हैं। चलिए, शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, और जब यह मात्रा 50,000 पर mm³ पहुँच जाती है। देखिए होता क्या है, नॉर्मल होती है 3 से 5 लाख। अगर आपके 3 लाख के ऊपर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी 5 होती, किसी 4.5 होती। पिछले साल हमारी कम हो गई थी, हमारी हो गई थी 1,20,000। होनी चाहिए थे सामान्य 3 लाख, हो गई थी हमारी 1,20,000। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था TRE3 का, तो उसके अगले भाई 2-3 दिन पढ़ाई तो होती ही थी, और रिजल्ट के बाद 2-3 दिन लगातार लोगों के फ़ोन आना, इस सब में तो हम सोए ही नहीं 3 रातें, न दिन सोए, 1-1 घंटे सोए। उसके कारण फीवर आना शुरू हुआ। फीवर, हम छोटी मोटी बीमारियों को समझते नहीं, फीवर आया, ध्यान नहीं दिया, नॉर्मल एस्पिरिन दवाई ले ली, फिर ज़्यादा दिक्कत हुई। तो फिर 1 महीने बीमार पड़े रहे थे हम। 18 नवंबर को बुखार 17 में स्टार्ट हुआ था ना, और 14 दिसंबर में स्वस्थ हुए थे। पूर्णतः स्वस्थ तो हो ही नहीं पाए थे। तो कभी भी आपको फीवर वगैरह आता है, 1-2 दिन देखिए, उसका डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, गलती मत करिए तो फिर बाद में ज़्यादा समस्या होगी। तो मेरी यही कम हो गई थी। हालांकि ना मुझे डेंगू था, ना चिकनगुनिया था, ना जीका था। ये नॉर्मल रूप से भी कम हो जाते हैं बुखार में। यदि आप बुखार का ध्यान नहीं देंगे तो कम हो जाते हैं। इसे गंभीर स्थिति माना जाता है। अगर 50,000 mm³ हो गई तब इसे गंभीर माना जाएगा। यदि इनकी संख्या 20,000 पर mm³ पहुँच गई तो अति गंभीर होती हैं। ऐसी स्थिति में जब 20,000 पहुँच जाती है तो हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए, बचने की उम्मीद बहुत कम होते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को बाहर से प्लेटलेट्स मंगाई जाती हैं। जो अपन ब्लड डोनेट करते हैं, रक्त देते हैं, वो बाहर से मंगाए जाते हैं। क्या होता है, इनको मंगाया जाएगा और फिर उस व्यक्ति को चढ़ाए जाएंगे। तो कोशिश करिए कि बुखार जैसी समस्याएं आती हैं 2-3 दिन देखिए, 3 दिन के बाद आप डॉक्टर से संपर्क करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट, प्लेटलेट्स की मात्रा का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। प्लेटलेट्स अगर आपके शरीर में कम हो गई तो इसको क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो स्टार बना के लिख लीजिए नोट करके। प्लेटलेट्स की मात्रा का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। और ऐसी स्थिति में शरीर से रक्तस्राव होने लगता है। शरीर से क्या होना है? तो खून निकलने लगता है। यह अति गंभीर होने पर तो शरीर निकलेगा, शरीर से क्या होगा? खून निकलेगा। गंभीर होने पर हमारे यूरिन, मतलब बाथरूम को जो मूत्र होता है उसे यूरिन कहते हैं, मल में भी खून निकलता है। तो प्लेटलेट्स की अगर मात्रा कम हो गई तब दिक्कत हो जाएगी। हालांकि ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं रक्त के ही भाग। ठीक है, अच्छा, प्लेटलेट्स कम होने पर एस्पिरिन दवाएं, पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। और हमसे यही गलती हो गई थी, हमने फीवर में 3-4 दिन खा ली, बड़ी समस्या हो गई। तब डॉक्टर चिल्ला होता है। केवल ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का, अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी बताइए डॉक्टर, तो मैक्सिमम तरल पदार्थों का सेवन करिए। एक ड्रैगन फ्रूट आता है उसका सेवन करिए, लगाओ हो जाएगा। और कीवी जैसे फल आते हैं इनका सेवन करिए। बकाया मैं डॉक्टर हूँ नहीं, और मैं ये जो दवाएं बता रहा हूँ इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करें। ठीक है,
प्लेटलेट्स कम होने पर एस्प्रिन दवाएं, पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर ये लेते भी हैं तो डॉक्टर की सलाह पर लें, आप डॉक्टर से सलाह करें जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आगे देखते हैं। अब आता है ब्लड क्लॉटिंग जैसा शब्द, रक्त का थक्का जमना। रक्त का जमना याद करो, हमने विटामिन में पढ़ाया था, कोई विटामिन जब पढ़ाई थी। चोट लगने के ठीक बाद 2 से 5 मिनट के भीतर रक्त का थक्का बन जाता है और इसमें प्लेटलेट्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपको कहीं में भी चोट लगती है तो हम उसे दबा लेते हैं। कभी भी पहले छोटे थे तो कुछ पत्ती इतनी मल के लगाते थे, हो सकता है किसी गंदे कपड़े से, तो ऐसा नहीं करिए। कभी भी चोट लगती है, रक्तस्राव होता है तो हाँ, चीज़ को धुल लीजिए स्वच्छ पानी से, अगर डिटॉल वगैरह नहीं है, और उस जगह को दबा लीजिए तेज़ी से। अगर आप 2 से 5 मिनट दबाए रहेंगे तो आराम से वहाँ पपड़ी टाइप की जम जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब छोटी मोटी चोट लगी, खरोंच वगैरह है, आप किसी ने उठा के नस काट ली, चाकू तीर तलवार से बार हो गया, मार हो गई, तब नहीं आएगा, ठीक है। अन्य सहायक भूमिकाएं भी होती हैं। चलें अब हम थक्का जमने के चरण पढ़ते हैं। पिछली बार हमने सिर्फ बताया था थक्का जमता, अब हम बताते हैं कैसे थक्का बनता है। चलिए, रक्त का थक्का बनने के चरण क्या होते हैं। चोट का स्थान, कहीं चोट लगेगी। ये रमेशवा थे, चलो रमेश को बना ही देते हैं। ये रमेश थे, इनको यहाँ चोट लग गई, भाई चोट रमेश को ही लगी। ये संगीता देख रही हैं बैठी बैठी, अरे तुम्हें रमेश लग गई चोट। रमेश कह रहे हाँ संगीता, चोट दी हुई किसने है, संगीता ने दी है। तो चोट का स्थान होगा, वहाँ पे ब्लड निकलेगा। ब्लड में क्या होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो याद रखना, जो रक्त का थक्का जमने में कार्य आता है वो ना तो आरबीसी काम करती है ना डब्ल्यूबीसी। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होगी, इसमें थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है, क्योंकि इसका नाम ही है प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट। जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आती है, बाहर खून निकलता है हवा में, तो ये बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्लास 10th का टॉपिक है। जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा और ये प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आता है गुरुजी, तो सुनो, हमने याद करो बताया था विटामिन के की सहायता से जो लीवर में स्टोरेज रहता है, ये विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, रक्त में मिला होता है, याद करो। तो विटामिन के से बनता प्रोथ्रोम्बिन। तो हमारे शरीर में विटामिन के तो है ही, और थर्मोप्लास्टिक, ये दोनों Ca++। हमने ये भी बताया था कैल्शियम प्लस भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम आयन भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, हम पढ़ा चुके हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, तो पिछली क्लास में जिन्हें नहीं देखी उनको बड़ी दिक्कत हो रही होगी। क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन बना लेता है। क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन बना लेता है। क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन बना लेता है। आगे देखिए, ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन से क्रिया करके, मतलब जो प्लाज्मा है इससे क्रिया करके Ca++ की उपस्थिति में क्या बनाता है, फाइब्रिन बना लेता है। क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। आपको नहीं आ रहा समझ में तो मत लिखिएगा, इसको याद नहीं करिए, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। और जब ये फाइब्रिन बना लेगा तो फाइब्रिन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं और पपड़ी जम जाती है और रक्त का थक्का हो जाता है। याद रखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कोई सहायक नहीं होते, बाद में आके फंस जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि रक्त के सगे आते हैं। इस प्रकार जालनुमा संरचना बन जाती है, इस प्रकार से ऐसी जालनुमा संरचना बन जाती है। और यहाँ जो अलग अलग भाग दिख रहे हैं, ये हम देखो ये ब्लैक से कर रहे हैं, यहाँ डब्ल्यूबीसी जो खाली स्थान है ऐसे फंस जाएंगे, तो कोई उसका मतलब नहीं। चलिए आगे नोट करके लिखिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार फैक्टर होते हैं कौन कौन से, थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रिनोजन, तीसरा लिखिए विटामिन के, चौथा लिखिए प्रोथ्रोम्बिन, पांचवा लिखिए कैल्शियम आयन, छठा लिखिए फाइब्रिन और हवा। तो एक चीज़ अब यहाँ से देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वेश्चन तो होगा छोटे बच्चों, अब बड़ी क्लास में क्वेश्चन कैसे आता है। जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस के दोगे तो क्वेश्चन वो दे देगा, रक्त का थक्का बनता है वायु की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, वो सॉरी क्वेश्चन बनेगा रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बन पाएगा वायु की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में या निर्वात की स्थिति में। तो याद रखो, अगर जल में भी होगे तब भी हवा होगी, वायु में नॉर्मल खड़े हो तब भी हवा होगी, लेकिन निर्वात शब्द जहाँ किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है वहाँ रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर आप स्पेस में गए हैं और आपको गलती से चोट लग गई, चूँकि वहाँ तो निर्वात है, तब आपका खून बह बह के मर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो इस हवा होनी चाहिए तभी रक्त का थक्का जमेगा, अगर हवा नहीं है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। चलिए नोट, हमारे शरीर में जब रक्त नलिकाओं में रक्त बहता है तो उसका जमाव नहीं होता, इसके पीछे एंटी
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कार्य करता है। हमने बताया था कि भैया जब ये खून बाहर आता है तो हवा में आते ही ये फाइब्रिन बन जाता है, लेकिन भैया शरीर के अंदर बह रहा है खून, वहाँ भी तो जमना चाहिए, जबकि ये सारे तत्व हैं। हमने कहा विटामिन के भी शरीर में है, कैल्शियम प्लस है। तो याद रखना वहाँ हेपेरिन नामक एक तत्व होता है जो रक्त को जमने नहीं देता है, और बाइफेरिन भी होता है। ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब रक्त के विरुद्ध, रक्त को जमने के विरुद्ध वाले कारक होते हैं। नोट, हीरोडिन एक प्राकृतिक पेप्टाइड जोंक देखा होगा, जो जानवरों को कभी कभी आहार वगैरह में, आपकी नहर वगैरह में, तालाब में नहाते हैं तो उनको चिपक जाती है। जो खून चूसने वाला जीव होता है उसको आप जो भी कहते हो, पर जोंक कहते हैं। जो जोंक होती है तो ये जोंक खून चूसने जाएगी। अच्छा बताओ, जैसे ही खून चूसेगी जानवर का, चूँकि हम बताएं कि जैसे खून हमारे शरीर से बाहर निकलेगा वही प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, वही तो जानवरों के होती है। जैसे ही खून शरीर से बाहर निकलेगा तो हमारा तो हवा में आएगा तो फाइब्रिन बन जाएगा, तो खून चूस नहीं पाएगी। तो फिर जोग भगवान जी लोग गई, सुनो प्रभु आपने हमको कहा था कि तुम खून चूसोगे इंसानों का, जानवरों का, हम कैसे चूसें बताइए। तो भगवान को कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको हीरोडिन नामक एक पेप्टाइड दे देते हैं। तो जैसे ही खून चूसना स्टार्ट करती है तो पहले हमारे शरीर में हीरोडिन डाल देती है। क्या डाल देती है? हीरोडिन डाल देती है। और जैसे ही हीरोडिन डलता है तो फिर वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून पी के मजबूत हो जाती है। अगर कभी किसी व्यक्ति को जोंक लग जाती है और 4-5-6 घंटे लगी रहती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु का भी कारण बन सकती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये खून पीती है। अब समझ रहे हैं ना, खून पीती है। और भी कोई होता जो खून पिएगा आपका, चलिए समझ गए होंगे। यह भी एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, इसी की मदद से जोंक हमारा खून चूस सकती है। आज की क्लास संपूर्ण हो गई। बहुत थैंक यू सो मच, अपने इतने प्यार से देखा सुना। आप लिखेंगे और उम्मीद है आगे निरंतर वृद्धि करेंगे। वृद्धि ही जीवन को सफल बनाएगा। अपनी गलती को स्वीकारो, गलती को स्वीकार करके आगे बढ़िए, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। बकाया आप समझें, आपका कार्य समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।